लिखो लास्ट में क्या बताए थे अंतिम में? खनिज और अयस्क में अंतर बता दिए थे। खनिज क्या होता है? तो ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। मतलब धातु की प्राप्ति के लिए ज़मीन से खोदकर हम जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। धातु की प्राप्ति के लिए ज़मीन से खोदकर जिस ठोस पदार्थ को निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क कई तरह के, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। अयस्क 4 तरह के हैं, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। अयस्क 4 तरह के हैं। अयस्क 4 तरह के, 4 तरह के नहीं, 4 तरह के। अब 4 तरह के कौन कौन है? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। अब एक पीछे नहीं जाना है कि कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, कम से कम इतना याद रखो। ऐसे कार्बोनेट अयस्क किसे कहते हैं? तो वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट होता है। हैलाइड अयस्क तो वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन फैमिली का कोई एक एलिमेंट होता है। सल्फाइड अयस्क जिसमें सल्फर होता है। ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। जरा बताओ तो एक आगो ऑक्साइड अयस्क के एग्जाम्पल। ऑक्सीजन अयस्क है। ऑक्साइड अयस्क तू सब भी नहीं आया था और देखा भी नहीं होगा। क्लास देखा यूट्यूब पे? नहीं। हे भगवान, ये सबको संभालो। एक तो आता भी नहीं, ऊपर से क्लास वो नहीं देख के आता। यूट्यूब पे है क्लास देख लें। तू ऋतिक रोशन बता ऑक्साइड है के का वो एग्जाम्पल। तो ये तो है ना यूट्यूब पे पढ़ल, इसको नहीं देखा था? काहे? क्या शाम को 4 दिन पहले पढ़ा वाला, आज है। चल बैठो। क्या लिखा रहे थे रे? बता रहे थे खनिज और अयस्क में अंतर। एक तो डेली सब आता नहीं है, ऊपर से छूट गया क्लास। तो देख ले भाई, पिछला क्लास कौची पढ़ावल गया, यूट्यूब पे जाके देख लो। कम से कम 2x पे देख लो, कम से कम पता तो रहेगा कि क्या क्या पढ़ा है। जैसे सबसे लास्ट क्लास में कौन पढ़ा है, सबसे अंतिम क्लास में क्या पढ़ा है वो नहीं मालूम है। ये तो नहीं आया उन लोग को मालूम है। सबसे अंतिम में बतावल है खनिज और अयस्क में अंतर। जे आया है क्लास वो चलो भाई यूट्यूब पे नहीं देखेगा, आइए गया तो ठीक है, नहीं देखो तोर मर्जी। लेकिन ये सब जो एब्सेंट रहता है वो तो देख के आएगा खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। अगर पूछ दिया जाएगा तो नहीं मालूम है, खनिज और अयस्क में अंतर बोलो, बताओ। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है, ना ही कोचिंग जाना जरूरी है। पढ़ाई के लिए पढ़ना जरूरी है। तू स्कूल में जाके पढ़ो, चाहे कोचिंग में जाके पढ़ो, चाहे घरे में अपन बेडरूम में पढ़ो, चाहे घरे में अपना कोई और रूम में बंद होके पढ़ो, पढ़ाई होना जरूरी है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कोचिंग जा रहे हैं या हम स्कूल गए 9 to 5 स्कूल में है, 9 बजे स्कूल गए 5 बजे तक स्कूल में है, इससे पढ़ाई हो जाएगा? खाली स्कूल बाद जाए से चलो स्कूल चले, हम खाली स्कूल जाए से पढ़ या कोचिंग जाए से पढ़ाई होगा? पढ़े पड़ता है। क्लास अगर छूटे तो घर में जाके देख लो, भले 2x पे देख लो। खनिज अयस्क में यही सबसे मेन अंतर ही है ना कि जितना भी खनिज है उस सब के सब अयस्क नहीं हो सकता। जितना खनिज है उस सब के सब अयस्क नहीं हो सकता। पढ़ लेगा ठीक है, लेकिन जितना अयस्क है उस सब के सब खनिज होता है।
ये सबसे बड़ा अंतर है कि जितना खनिज है वो सबके सब अयस्क, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। देखो खनिज में धातु की मात्रा एक समान नहीं हो सकता है, कुछ खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगा तो कुछ खनिज में धातु की मात्रा कम होगा, लेकिन जितना अयस्क है सब में धातु की मात्रा पर्याप्त होगा। सबकी धातु की मात्रा सभी अयस्क में, हम सभी अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सभी अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या तुम लोग से पूछा गया था? क्या क्या बोलो? हाँ हाँ ठीक, बस 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 और छोड़ दो, नहीं बोलना भी नहीं। धातु क्या, अगर तुम लोग से पूछ दिया जाए कौन सा चैप्टर चल रहा है? धातु और अधातु। अब धातु अधातु, अब तू कहेगा कि धातु और अधातु के डिफिनेशन नहीं आता है, तो एकरा से बड़ा शर्म के बात कोची है? आँख में लावे में मेरा शर्म आता है। धातु किसे कहते हैं? अरे एक भी प्रॉपर्टी चिपका दो ना वो धातु है, एक को प्रॉपर्टी चिपका दोगे तो धातु हो जाएगा। एक वो भी गुण बता दोगे जो अधातु में नहीं है, सिर्फ धातु में। जैसे धातु में चमक होता है, धातु को पीटने पर टंझन की आवाज़ होता है, धातु आघात वर्ध होता है, धातु तन होता है, और क्या धातु बता? धातु हाँ वही है, ध्वनिक टंझन उसी को बोलते हैं। धातु का गलनांक उच्च होता है, जबकि धातु विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। ये सब धातु के डिफिनेशन में ही आ जाता है। कहेंगे ये तो प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी से तो डिफिनेशन बनता है। धातु क्या है? तो धातु क्या है अगर बोलना रहेगा तो बोलेंगे कि धातु वैसा पदार्थ होता है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और जो आघात वर्ध तथा तन होता है। आघात वर्ध तथा ये धातु हो गया। इसी के जस्ट उल्टा अगर कहें तो अधातु डिफिनेशन हो गया। अधातु क्या है? तो वैसा पदार्थ जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता है और जो आघात वर्ध तथा तन नहीं होता है, बल्कि भंगुर होता है। झिंगुर नहीं, भंगुर होता है, बल्कि धातु अधातु हो गया। तो वैसे ही खनिज और अयस्क में होता है कि जितना भी खनिज है ना, धुंधला जना रहा है कि हाँ, जितना भी उसको एक बार टाइप करो या दो बार, जितना भी, ये चलो हम ही कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता है। जितना भी खनिज होता है ना वो सब के सब अयस्क नहीं होगा। अबरी होगा तो उसको टाइप करोगे एक दो बार, सही हो जाएगा। जितना खनिज होता है वो सबके सब अयस्क वैसे ही है। उसको एक बार टाइप करो, एक बार छो, आओ तो यहाँ आओ, कहीं भी टच करो, कहीं भी हल्का सा, एक ही बार, ज़्यादा नहीं, हो गया। हाँ हो सकता है, शायद शायद ऐसा हो सकता है। ठीक, हाँ नहीं नहीं सही है। चल खनिज अयस्क में कल तो अंतर बताए थे, आज आ जाते हैं मेटलर्जी पे। छोड़ो उससे बात, मेटलर्जी स्टार्ट करो, पिछला बात छोड़ो। मेटलर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। वो लिखेंगे तब समझ में आएगा कि दिखाई दे रहा है क्लियर या नहीं दे रहा है, जो यहाँ बात पता चलेगा। धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म मेटलर्जी। स्पेलिंग होता है एम, हम लोग देखे पड़ेगा, एम ए की एम ई, एम ई टी ए डबल एल यू आर जी वाई, मेटलर्जी। और कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है या कितना मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए क्वेश्चन बैंक रखो, तब पता चलेगा। क्वेश्चन बैंक,
लिखिए धातु कर्म क्या होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। लिखा, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क क्या होता है? तो ज़मीन से खोद कर जो निकालते हैं ना, वही अयस्क है। ज़मीन से खोद कर जो हम धातु प्राप्ति के लिए निकालते हैं वही, बशर्ते कि उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। अगर धातु की मात्रा कम हुआ तो उसको अयस्क नहीं बोलेंगे, खनिज तो बोलेंगे लेकिन अयस्क। इसका मतलब है कि ज़मीन से जो खोद के निकालते हैं वही अयस्क है। जो हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं वो अयस्क है। कंडीशन है कि उसमें धातु की मात्रा अच्छा खासा होना चाहिए। अगर धातु की मात्रा कम होगा तो वो अयस्क नहीं होगा बल्कि सिर्फ खनिज होगा। अगर धातु की मात्रा अधिक है तो अयस्क है और साथ ही साथ खनिज भी है। तो धातु कर्म होता क्या है? तो एक लाइन में अगर कहें कि अयस्क से, और जाना है कहाँ पे भाई? शुद्ध धातु, या कम से कम धातु भी बोलो ना, अगर शुद्ध धातु नहीं हो बोलना है तो। अयस्क से शुद्ध धातु या खाली धातु बोले हैं, हम धातु कहें या शुद्ध धातु। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। अब एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर क्लास छूट जाता है तो इसको दोबारा सुन लो, सिर्फ सुन के याद हो जाएगा। इतना वहाँ पर भी सुनाई देगा तुमको कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटलर्जी। इंग्लिश में मेटलर्जी। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। याद हुआ? धातु कर्म किसे कहते हैं? तुम ही बता, इसी से पूछते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म। हाँ, इतना ही हम बोलते हैं यूट्यूबों पे। जैसे यहाँ बोल रहे हैं तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो घर में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि इतने वहाँ पर भी हम बोलेंगे। यही है कि वहाँ पे तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन सुन लेना कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अब अयस्क जमीन से जो खोद के निकालते हैं, जिसमें धातु की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क। ऐसे जमीन से जो खोद के निकाले उसको तो सिर्फ खनिज कहना चाहिए। अगर धातु की मात्रा 80%, 70% ठीक ठाक है, ठीक ठाक अगर धातु की मात्रा है तो उसको खनिज बोलो, और साथ ही साथ कहो कि नहीं। लेकिन अगर धातु की मात्रा अच्छा नहीं है तो ठीक है, खनिजे कह के छोड़ दीजिए। तो वहाँ से और हमको चाहिए क्या? शुद्ध धातु। तो इतना आसान इतने है कि ज़मीन से जो खोद के निकाले उसमें मिट्टी विट्टी रहता है। अब मिट्टी से डायरेक्ट धातु कैसे मिलेगा? तो इस सब में कुछ स्टेप होता है, और यह स्टेप 4 स्टेप में चलता है। यानी लिखेंगे कि धातु कर्म 4 चरणों में पूरा होता है, या 4 स्टेप्स में पूरा होता है। ये 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप अगर तो उन्हीं से पूछे तो बोलो क्या? सबसे पहला है अयस्कों का सांद्रण। पहले स्टेप में होता है अयस्कों का सांद्रण। न कौन सा ना होता है? टवर्गी अयस्कों, ई वाला ना या त वाला? अयस्कों का सांद्रण। और जब अयस्कों का सांद्रण हो गया तो फिर बोलते हैं सांद्रित अयस्कों को, सांद्रित अयस्कों को धात्विक ऑक्साइड में
बदलना। और तीसरे नंबर में धात्विक ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। बस यहीं तक का स्टेप होता है, लेकिन सबसे लास्ट में है ना, सबसे अंतिम में धातु का परिष्करण, प्यूरिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। हाँ, शुद्धिकरण, परिष्करण या शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। ये 4 स्टेप में होता है, जिसमें चौथा स्टेप नॉर्मली करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 स्टेप तक जरूरी है। 3 स्टेप तक आते आते धातु मिल जाता है। लास्ट में अगर पूरा प्योर कर दोगे तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उसको शुद्धिकरण बोलते हैं या परिष्करण बोलते हैं। तो ये 4 स्टेप में हमको धातु प्राप्त होगा। अयस्क से धातु। धातु कर्म के 4 चरण हैं। धातु कर्म 4 चरण, धातु कर्म के 4 चरण हैं। यानी कह सकते हैं कि मेटलर्जी के 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण बताएंगे, सांद्रण क्या, अभी तुरंत बताएंगे। अयस्कों का सांद्रण। दूसरे स्टेप में सांद्रित अयस्कों को धात्विक ऑक्साइड में बदलना। और तीसरा हो गया कि धात्विक ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। और चौथा है कि धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण, जो भी आप बोलो। इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऐसे सांद्रण माने होता है कंसंट्रेशन। एक एक करके हम लिखा देंगे, हेडिंग जब बताएंगे तो। कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट बोलते हैं। पहले यही उठा लेते हैं, अयस्कों का सांद्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, या तो इसी को कहा जाता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। बाकी स्टेप के बारे में एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। पहले अयस्कों का सांद्रण 4 स्टेप में होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? अयस्कों का सांद्रण। ऐसा अगर ऐसे ही बोल के खाली समझा देना, बिना लिखेले अगर समझाए, खाली बोल कर, देखो बोल के होता क्या है, सिर्फ बोल कर ओरली अगर बता दे कि अयस्कों का सांद्रण, तो ज़मीन से खोद कर जो निकालेंगे, ज़मीन से जो खोद के निकालेंगे, मान लेते हैं ज़मीन से कोई ढेला निकाले खोद के, इस तरह से पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, जो भी, तो इसमें धातु की मात्रा है, लेकिन कैसन है? बुरादा जैसन, इधर उधर मिट्टी उट्टी बालू उलू सब मिला जुला है, मतलब पूरा मिलल है। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई, धातु की मात्रा अच्छा खासा है, तो इसको खनिज के साथ साथ आप अयस्क बोलिए। अब हम पहले इसको पीस लेंगे, पूरा लोढ़ी पाटी पे पीस के, और किसी तरह से फटक वटक के, चाल वाल के, ढेर सारा प्रोसेस होता है। फ्लोटेशन मेथड है, ग्रेविटेशनल मेथड है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, केमिकल सेपरेशन है, सभी सेपरेशन बताएंगे। उतना छोड़ो ना, सब तो लाम जाए। सिंपल कि इसको पीस उसके खाली ऐसे करके हल्का हल्का फटक लिए, जिसमें से धातु अलग और मिट्टी अलग, धूल गर्दा अलग। अब यही चीज़ कहलाता है पहला स्टेप। पहला स्टेप मैंने क्या? सांद्रण। उसके बाद क्या हो गया कि अब तो हो ही गया, अब उसमें कुछ ऑक्साइड होगा, कुछ आलतू फालतू चीज़ होगा, अब उसको गर्म करो, मतलब आलतू फालतू चीज़ को उड़ाओ। क्यों उड़ाओ? अरे इसमें कुछ पानी की मात्रा होगा, कुछ नमी होगा, कुछ वोलाटाइल मटेरियल होगा। अब वोलाटाइल मटेरियल क्या होता है सर? तो हम नहीं जानते, ठीक है, हम भी नहीं जानते। वोलाटाइल मतलब इतना जानते हैं कि जो उड़ सकता है। वोलाटाइल माने जो उड़ सकता है, ऐसे बोलते हैं उसको, वाष्पीकृत पदार्थ, कुछ ऐसे जो उड़ सकता है। अगर हम इसको गर्म करेंगे ना, तो जो उड़ने वाला चीज़ होगा वो उड़ जाएगा। थोड़ा बहुत पानी उनी नमी उमी होगा तो वो अपना उड़ जाएगा। जैसे सोना चांदी के दुकान में देखोगे तो सोना उना को बहुत गर्म किया जाता है, जिससे जितना इम्प्योरिटी रहे वो दूर हो जाए, बाद में उसको रगड़ के साफ़ किया जाता है। तो पहले तो हम इसको पीस पास के फटक के ऐसे साफ़ कर लिए, जिसमें से धातु अलग और मान के चलो मिट्टी अलग,
वो पहला स्टेप पूरा हुआ, मतलब सांद्रण। उसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा, इतना गर्म करेंगे कि अगर नमी उमी उड़ जाए। ये कौन से प्रोसेस में आ गया? सांद्रित अयस्कों को धात्विक ऑक्साइड में बदलना, मतलब धात्विक ऑक्साइड में बदल दिए। कैसे? तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और अगर पहले से उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं, हल्का फल्का भी हवा रहेगा गर्म हो जाएगा। उसके बाद अब धात्विक ऑक्साइड हो गया, अब वहाँ से धातु का निष्कर्षण कर लीजिए। कैसे? तो केमिकल प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को भी हटा दो किसी तरह से, बहुत ज़्यादा गर्म करके या कार्बन उर्बन के इस्तेमाल करके। जैसे मान लो कि कोई मेटल है, सपोज दैट METAL मेटल, और उसके साथ में ऑक्सीजन है, इसके साथ अगर कार्बन मिला देंगे ना तो ये ऑक्सीजन मिल जाएगा किसके साथ में? अब बन जाएगा कार्बन डाई, और हमको मिल जाएगा प्योर के प्योर मेटल। उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी रहता है जो नहीं जा पाता है, उसमें चिपक जाता है, तो सबसे लास्ट में हम लोग कर देते हैं कोई चीज़ परिष्करण, सबसे अंतिम में। तो सांद्रण माने क्या हो गया? ऐसे ही पीट पाट के, फटक वटक के, चाल उल के साफ करना, मतलब फटकना उटकना क्या कहलाता है? सांद्रण। और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। गर्म इसलिए करते हैं जिसमें उससे जितना नमी है वो दूर हो जाए, नमी दूर हो जाए और सिर्फ रह जाए उसमें क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहे धातु के साथ साथ, तो कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। अगर पहले से ऑक्सीजन है तो हवा की अनुपस्थिति में भी गर्म कर दो, या हल्का फल्का भी हवा रहेगा तो काम चलेगा। लेकिन अगर उसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। पहले क्या है प्रोसेस? सांद्रण। सांद्रण में क्या करना है? पीस पास के, छटक वटक के, ओसा उसा के, ठीक है, फटका उटका जो भी करना है, सूप उप से या साबुन पानी से धो धा के एकदम अलग। हाँ रे, साबुन पानी चलेगा। फेन प्लवन विधि, उसमें बताएंगे कि फेन डालना है, तारपीन के तेल डालना है, मेटल अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्साइड ऊपर आ जाएगा, सॉरी अयस्क ऊपर आ जाएगा, अयस्क ऊपर आ जाएगा फेन के साथ में, और जो गंदगी रहेगा वो पानी में भीग के बैठ जाएगा। कभी कभी बहते हुए पानी में हम डालेंगे अयस्क को पाउडर में पीस के, उसमें से जिसका घनत्व भारी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, धूल गर्दा आगे निकल जाएगा। या मान लो धूरे गर्दा बैठ गया और धातु के अयस्क आगे बह गया, वो डिपेंड करता है कि कौन बह गया कौन रह गया। लेकिन वो भी कुछ कुछ, जैसे मान लो तो लोहा वोहा वाला मेटल है, तो लोहा वाला को क्या करेंगे ना कि चुंबक के बेल्ट ऐसे रहता है, ठीक है, रोलर नियन, या तो चुंबक क्या बेल्टे लगा दीजिए, और नहीं तो किताब में लिखल है ना कि बेल्ट रहता है चमड़ा के या प्लास्टिक के, और दोनों सिरा पे चुंबक लगल है, इधर भी और इधर भी, पुली जैसा। जैसे साइकिल के पहिया होता है, बीच में चैन घूम रहा है, तो चैन है रबड़ के और या चमड़ा के, और उस पर लोहे के बुरादा को गिरा रहे हैं, तो लोहे का बुरादा ससरते ससरते लोहे का बुरादा कोनवा पे आके सटक जाएगा। जहाँ चुंबक के पुल्ली है ना, वो चुंबक के दोनों पुल्ली पे आके सट जाएगा, मिट्टी नीचे गिरते जाएगा, तो बार बार वो पुलिया तरह के चुंबक सट जाएगा। या फिर कहो बेल्ट भी हम चुंबक के बना देंगे, तो पूरा के पूरा धातु बेल्टवा में चिपकते जाएगा, जितना दूरी करता है वो नीचे। ये सब के सब किस में आता है? सांद्रण में। इसमें कोई बहुत बड़ा केमिकल के इस्तेमाल नहीं करना होता है, गरम तरम करना और ना नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। मतलब सिंपल विधि से जो उसमें भौतिकीय अशुद्धियाँ रहती है उसको दूर करना है, क्या कहलाता है? सांद्रण। पीस के, फटक के, चाल के, पानी में धो के, चुंबक वाला बेल्ट पे लेटा के, जैसे भी सब के सब किस में आ जाएगा? सांद्रण में। अब जब अयस्कों का सांद्रण हो गया तो उसको किस में बदलेंगे? धात्विक। अधात्विक ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म करना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? धात्विक। ये दो तरह से गर्म होता है, एगो या तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करो, या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म तब करना चाहिए जब उसमें ऑक्सीजन नहीं है पहले से, तब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करो, मतलब हवा के वो बंद करो, हवा की उपस्थिति में गर्म करो, हवा की उपस्थिति में। और अगर पहले से ऑक्सीजन है, अगर पहले से उसमें ऑक्सीजन है, किसमें? अयस्क में, धातु के। अगर उसमें पहले से ऑक्सीजन है तो आप थोड़ा मोड़ा भी हवा के उपस्थिति में गर्म करेंगे ना, या हवा नहीं हो रहेगा, उसमें पहले से ऑक्सीजन है, वो अपने आप जल जाएगा। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन है तो जलेगा, नहीं है तो ऑक्सीजन जब उसमें है तो हल्का फल्का हवा रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसे नहीं जल सकता। जैसे मान लो लकड़ी जलाना चाहते हैं,
लकड़ी और चारों दने से पैक कर दो और लकड़ी जला दो, हर दने से पैक कर दो, जला दो, पहले जल रहा है, पूरा धधक रहा है और पूरा ढक दो, देखो बुझ जाएगा। देखो दिया हुआ लो, ठीक है, और पूरा जला दो दिया के और फिर तसला से झाँप दो, बंद हो जाएगा। लेकिन वही दिया जला दो और एगो घैला नियन लेके, हड़िया नियन लेके हल्का सा छेद कर दो, जैसे हवा आते जेते रहे, तो दिया दिन भर जलते रहेगा। यानी किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो अगर ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, हवा की अनुपस्थिति में भी गर्म करो, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, मतलब हवा चाहिए। तो पहला प्रोसेस हो गया कि पीस ऊस के, फटक उटक के, चाल वाल के, ओस ऊस के, पानी में छान तान के, धो धा के, जैसे भी, उसको बोलते हैं भौतिकीय अशुद्धियाँ। इसको कहते हैं भौतिकीय अशुद्धियों को दूर करने वाला जो चरण है या जो स्टेप है, उसी को बोलते हैं अयस्कों का। इसको दूर कैसे करेंगे? पीस के, फटक के, चाल के, ओस के, धो धा के, साबुन सरफ से साफ करके, ग्रेविटेशनल सेपरेशन से, मैग्नेटिक सेपरेशन से, जो भी सांद्रण हो गया, उसके बाद उसको गर्म करना, उसको इतना गर्म करना है कि उसमें नमी उमी आलतू फालतू चीज़, जो वोलाटाइल मटेरियल है, जो उड़ सकता है, वो गर्म होकर अपना उड़ जाए और वो कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें सांद्रित अयस्क कन्वर्ट हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड में। इसको सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में बदलने के दो प्रोसेस है, एक है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक है ऑक्सीजन की, याद रखना, बाद में बताएंगे कि एगो भर्जन है और एगो निस्तापन है, हम बताएंगे किसको भर्जन कहते हैं और किसको, वो हम सब समझाएंगे, रोस्टिंग और एगो कैल्सिनेशन। अभी खाली ये तो याद रहे कि हाँ भाई, एगो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एगो ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन पहले से है उसमें हवा नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन, इसको कहते हैं। और अगर पहले से ऑक्सीजन नहीं है और उसको हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं भर्जन। तो एगो भर्जन हो गया और एगो, फिलहाल अभी काहे भर्जन उर्जन के बारे में बोल रहे हैं, अभी तो सांद्रने पर रहना, ये रफली समझा रहे हैं बोलकर। अभी दोनों हो गया, तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे, अब हमको धात्विक ऑक्साइड से क्या प्राप्त करना है। नॉर्मली सबके साथ यही होता है कि धात्विक ऑक्साइड के मतलब क्या है, धातु होगा और प्लस में ऑक्सीजन होगा, धातु होगा प्लस में, तो धातु से ऑक्सीजन छीनना खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है। इतना सा धातु से ऑक्सीजन कैसे छीनेंगे, ये धातु में ऑक्सीजन इतना जल्दी चिपकता है ना, जितना जल्दी कौन छोड़ो, ठीक है, यूट्यूब है, ये धातु से ऑक्सीजन इतना जल्दी चिपकेगा जितना जल्दी तू स्कूल में चिपकता है, ठीक है। हाँ बोलता है कि खोजे के बाद नहीं जाएंगे। देखो धातु में ऑक्सीजन बहुत जल्दी चिपकता है, तो धातु से ऑक्सीजन छोड़ना इतना आसान नहीं है छोड़ाना। इसको छोड़ाने के लिए एक ही चीज़ है, ये है कौन, कार्बन। कार्बन कार्बन अगर बीच में आ गया धातु के बीच में, तो ऑक्सीजन के कहेगा हट, हम बीचे में हिल जाएंगे, धातु अन्य ऑक्सीजन अन्य, अब बीच में हिल जाएगा कौन। अरे कितना बार सुना होगा ना कि अल्मुनियम वाला तरवा में कार्बन लग गया, पानी पड़ ले कार्बन लग गया, हवा चल रही कार्बन लग गया। अरे ऑक्सीजन के हटा देता है, बीच में आके हिल जाता है कार्बन। कार्बन को जंग नहीं समझना है, कार्बन माने कार्बन। अब वो कार्बन इसके साथ लग गया तो कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा CO3। आप देखोगे कि उतरिया धीरे धीरे हरियर या फिर अजीब तरह के होकर रंग होवे लगता है। वो कार्बन छोड़ेगा ना और ऑक्सीजन को भी जाने नहीं देगा। कार्बन ऑक्सीजन दोनों लगल रहेगा, दोनों पकड़ले रहेगा धातु के, और हरियर बनते रहेगा या उजला बना देगा, अजीब अजीब के होकर कलर भी चेंज कर देगा, जिसको कहते हैं कार्बन लग गया। अरे कार्बन में लग गया, वो कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बोनेट में। ऑक्सीजन को आप छोड़ा नहीं सकते थे, लेकिन कार्बन तो छोड़ा देंगे ना, रगड़ रगड़ के कार्बन छूट जाता है। और फिर से धातु, फिर से एल्युमिनियम वाला तरिया एकदम पूरा चमके लगता है। लगाओ अब तो करे, अब लेंगे आज ही तो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में कार्बन हिल जाता है, यानी कि अगर धातु से ऑक्सीजन को हटाना है तो किसको भेजेंगे, कार्बन को, यानी कोक या कार्बन पाउडर को। नॉर्मली यही किया जाता है कि कार्बन पाउडर भेज दो, वो कार्बन पाउडर ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेगा। गर्म करेंगे, ऐसे नहीं गर्म करेंगे तो ओकरे में चिपक जाएगा जाके, वो भी धीरे धीरे। गर्म करते हैं तो CO2 गैस बनाएगा। CO2 गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस है। CO2 क्या है, CO2 ठोस है कि द्रव है। अरे कभी कंफ्यूज मत होना, CO2 गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अरे तो उन्हें बेहतर क्या समझ सकता है कि तू सबसे बेहतर क्या समझेगा।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की समझता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रहता है तो पकड़ के पकुटिया में रख देते हैं, लेकिन क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, माहौल ख़राब कर देता है, यानी कि गैस है। CO2 क्या है, और हद से ज़्यादा अगर गर्म होगा तो CO2 उड़ जावे करेगा। तो बचा सिर्फ कौन सी धातु, बच गया सिर्फ कौन सी, मिल गया। देखो धातु ऑक्साइड से क्या मिला, ये सिर्फ ओरली है, हम लिखाएंगे क्या क्या होता है, अभी खाली बता रहे हैं। अब धातु मिल गया, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि और जो उसमें इम्प्योरिटी है, आलतू फालतू चीज़ें, हो सकता है कि एक ही धातु के साथ में दो धातु मिलल रहे, एक आग और धातु रहे, मिश्र धातु रहे। आप तो पीस पास के इम्प्योरिटी दूर किए, आप गर्म करके मान लेते हैं कुछ वोलाटाइल को उड़ा दिए, पानी वानी को उड़ा दिए, यहाँ से गर्म किए तो ऑक्सीजन को खींच लिए, लेकिन हो सकता है कि एक ही धातु में दो धातु रहे, मिश्र धातु रहे, कुछ और भी बालू उलू सिलिका उलिका कुछ मिलल रहे, उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसको भट्ठी में जाके गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा 400-500 डिग्री सेल्सियस एकदम गर्म, एकदम गला दिया जाता है, एकदम गला दिया जाता है, उसमें से गला के फिर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, उसको स्लैग व्लैग बोलेंगे, वो सब तुम्हारे लिए नहीं, वो 12th के प्रोसेस में आता है, उसको गर्म किया जाता है। सबसे लास्ट में धातु का परिष्करण, हालांकि यहाँ तक कोई पहुँचबे नहीं करता है नॉर्मली, मतलब रिटेन में तुमको इतना दूर तक नहीं लिखना, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण हो गया, धातु मिल गया ना, अब थोड़ा बहुत अगर रहबो करेगा इसमें अशुद्धि तो चलेगा, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग अशुद्धियाँ दूर करेंगे, तो ये हो गया परिष्करण। मेन स्टेप यही 3 है। पहला नंबर सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, दूसरा नंबर में सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना, अब तीसरा नंबर में धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। आज कुछ लिखवाए नहीं, सब चीज़ खाली समझाएं। सांद्रण क्या है, अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, पटक पटक के साफ करना। चलो भाई लिख लो लिख लो लिख लो, सिर्फ बोल देंगे कुछ नहीं लिखाएंगे तो वो बेकार है। लिखो अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। अभी तो फिलहाल सांद्रण के ऊपर ही 1 घंटा तक लेक्चर चलेगा, आज नहीं तो कल ही पढ़ाएंगे इसको। अयस्कों के सांद्रण अभी सिर्फ समझाएं, अयस्कों का सांद्रण लिखो। अयस्कों का सांद्रण, अयस्क में उपस्थित या अयस्क में पाए जाने वाली, उपस्थित नहीं लिखो, अयस्क में पाए जाने वाली अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे बालू, मिट्टी, कंकड़। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। देखो लिख लो, अगर एक बार में नहीं होता है 2 बार 3 बार सुन के लिख लो। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। या अयस्कों का सांद्रण के अलावा एक और वर्ड आता है हिंदी में, समृद्धिकरण या क्या होता है उसको, एक वर्ड और है, अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण। एक दिन में 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक को पढ़ना, लेकिन अगर 5 को पढ़ना, लेकिन कमांड करके पता चले सब पढ़े, सब ऊपरे ऊपरे बाउंस। अयस्कों का सांद्रण क्या है, तो अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे बालू, धूल, कण, मिट्टी इत्यादि, इन सब को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। हम फिर से बोलते हैं, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, हाँ, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। हो गया, अयस्कों का सांद्रण बता देगा।
अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे में मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। फिर से बोलते हैं, अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। याद रहेगा? तो बोलो तुम रोशन कुमार, अयस्क के सांद्रण क्या है? अयस्कों में पाए जाने वाली प्रक्रिया को नहीं, अयस्कों में पाए जाने वाले भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। तू बताओ अयस्कों का सांद्रण। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अयस्कों में पाए जाने वाले भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे मिट्टी, बालू, धूल, कण इत्यादि को दूर किया जाता है, उसी प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। तुम बताओ अयस्कों के सांद्रण। अरे बोले कि कुछ भी बोलो ना, कि धातु कर्म में आने वाली वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे धूल, कण, मिट्टी, बालू इत्यादि को अयस्क से दूर किया जाता है या अयस्क से बाहर निकाला जाता है, इसी प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाले भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया के अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, जैसे मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इसको किससे दूर करना है? अयस्क से। अरे अयस्क में नहीं पाया जा रहा है, तो अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ कौन कौन है? मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़ इत्यादि, इन सब को अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इतना बोले भी नहीं याद हुआ कि क्या हो गया? इतना बोलने के बाद भी नहीं याद हो रहा है। अयस्कों का सांद्रण क्या है? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़ इत्यादि को अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। बोल पाएगा? बोलो। अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ, जैसे बालू, ईटा, मिट्टी। कोई बात नहीं, इतना देर में भी नहीं सुना है तो घरे जाकर दोबारा पढ़ना, ठीक है? अयस्क में पाए जाने वाली, कोई बात नहीं, घर में अस्थिर से पढ़ना। अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ, देखो यहाँ पे दिमाग में एक बात घूरते रहेगा, बार बार भौतिकीय अशुद्धियाँ बोल रहे, हमरा समझे में नहीं आ रहा। भौतिकीय अशुद्धियाँ क्या होता है? अरे भौतिकीय अशुद्धियाँ मतलब जो तुमको बाहर से खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, भौतिकीय अशुद्धियाँ। एक होता है रासायनिक अशुद्धियाँ, जो कि उसके भीतर में है, जिसको तुम ऐसे दूर नहीं कर सकते, उसको दूर करने का ही प्रोसेस है। कोई केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो रासायनिक इम्प्योरिटीज मतलब रासायनिक अशुद्धियाँ हो गया। हम बोल रहे हैं भौतिकीय अशुद्धियाँ मतलब जो हमको बाहर से दिखाई देता है, धूल, गर्दा, मिट्टी विट्टी ये सब। अब उसमें मान लो कोई धातु के अंदर, सोना के अंदर कोई चांदी डाल दे, मतलब होता है कि सोना और चांदी दोनों को मिला के एक साथ जोड़ दिया, या सोना में थोड़ा सा पीतल डाल दिया, तो सोना शुद्ध नहीं है, तांबा डाल दिया तो ये शुद्ध नहीं, क्या हो जाएगा? अशुद्ध। लेकिन ये अशुद्धियाँ तू ऐसी फीट फाट के एकदम पूरा एकदम खींच फाच के दूर कर दोगे, रगड़ते रगड़ते मर जाओगे तब वो दूर। उसके लिए गलाना पड़ता है, उसके बहुत ज़्यादा। मान लो कि आप दवाई खाएं और उल्टा पुल्टा दवाई खा लिए, शरीर में हो गया रिएक्शन, तो मतलब हम अशुद्धियाँ चीज़ खा लिए, शरीर में जाके उल्टा पुल्टा रिएक्शन हो गया। और कोई धूल गर्दा अगर खा भी लिया ना, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा। वो अगर इनमें से धूल गर्दा जाता है तो कहीं न कहीं से वो निकल भी जाएगा, ठीक है? उसके लिए दिक्कत है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो गया ना, ब्लड में चल गया ना, तो फिर निकलेगा
तो भौतिकीय अशुद्धियों को आसानी से दूर किया, रासायनिक अशुद्धियों को दूर। तो वही भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे कि मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़, जैसे भी तो बोलिए रहे कि जैसे में कौन हो गया, मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़, गंदगी जो भी चिपकल रहेगा उसको पीस पास के आप धो धा के फटक के आसानी से साफ कर लोगे, वही हो गया अयस्को का। इसके ऊपर इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप है, सांद्रण है। सांद्रण हो गया, लिख, बैठो। अब आता है गैंग, किसे कहते हैं? अयस्को के गैंग आएंगे, अयस्को के सांद्रण पे भी आएंगे कि अयस्को का सांद्रण कई तरह के होता है। गैंग किस गैंग? हाँ गैंग हिंदी में, अरे हाँ गैंग या तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स भी, गैंग या तो मैट्रिक्स। अब वो वाला गैंग नहीं जो टोनी के है, वैसन का गैंग नहीं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं GANGUE गैंग, और मैट्रिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? MATRIX मैट्रिक्स। अभी क्या होता है? अब इतना देर से चिल्ला रहे थे, पागल तो नहीं होंगे हम कि एगो टॉपिक पे इतना ऊपर बोलेंगे, जरूर कुछ बात होगा। खाली अयस्कों के सांद्रण के लिए हम पागल है, सिर्फ सांद्रण के लिए इतना भूखेंगे। उसमें सांद्रण भी है और गैंग भी है, 2 डेफिनेशन छिपल है। अगर गैंग के बारे में बोले तो डेफिनेशन तो नहीं बोल दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया। अयस्कों में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, बालू, धूल, कंकड़ इत्यादि, इसी को गैंग कहते हैं, इसी को। अब सिर्फ अयस्कों के सांद्रण के लिए उतना भोगते हैं, इतना बड़ा भी पागल हम नहीं हैं, मानते हैं पागल, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि अब सिर्फ उसके लिए खाली भोगते रहेंगे। अयस्कों के सांद्रण क्या हो गया? तो कह सकते हैं कि अयस्क में पाए जाने वाले भौतिकीय अशुद्धियाँ, बालू, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि को दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अब आ गया कि गैंग किसे कहते हैं? तो अयस्क में पाए जाने वाली भौतिकीय अशुद्धियाँ को ही हम लोग गैंग कहते हैं, जैसे मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ इत्यादि, ये हो गया गैंग। तो अयस्कों का सांद्रण हो गया, और अयस्क के सांद्रण के दौरान जिसको आप दूर करते हैं, क्या दूर करते हैं? गैंग दूर करते हैं। हाँ, अशुद्धियाँ, कौन से अशुद्धियाँ दूर करते हैं? तो जो अशुद्धियाँ दूर करते हैं उसको कहते हैं गैंग। अब अयस्कों के सांद्रण ही पढ़ना कि अयस्कों के सांद्रण कई तरह के होता है, या किसी भी अयस्क को हम लोग सांद्रित कई तरह से कर सकते हैं। तो सांद्रण के लिए ढेरे सारा मेथड है, इसमें कोई एगो लिखित नहीं। ऐसे जो केमिस्ट्री में जो सबसे फेमस है वो है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन, प्लवन है कि प्लवन है? प्लवन। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, हाँ गुरुत्वाकर्षण निष्कर्षण भी इसको बोलते हैं, या विधि भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। अरे हाँ, गुरुत्वाकर्षण से गुरुत्वा उठा लिया, आप पृथक्करण से कैसे लिखा था? पृथक इंडिया लिखुल नहीं आता है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन ही लिखना ज़्यादा अच्छा था, इंडिया लिख के फंस जाते हैं। तीसरा होता है चुंबकीय हर्षिकार होता है एक दुर्गे का, बुतरुओ गरियाएगा, कौन मास्टर है जिसको नहीं आता है लिखने? दुर्गे का चुंबकीय, इन्हें से ये इतना अगर तो नहीं बोलेगा ना तो हम लिख देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। हिंदी में क्या उतना माथा दर्द लेता है। मेन है कि हम 12th वाला पढ़ाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ही हमको सब रटावल मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या पृथक्करण का ज़्यादा क्या होता है? आधा नहीं होता है। तीसरा होता है रासायनिक, क्या होता है हिंदी में? हम इंग्लिश से लिख देते हैं केमिकल सेपरेशन। इंग्लिश पढ़ा, हम हिंदी तुम लोग के लिए पढ़ाते नहीं भाई, बिहार बोर्ड वाला तो हिंदी लिखेगा। केमिकल सेपरेशन, गुरुत्वा इसको बोलता है ग्रेविटी सेपरेशन या ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ग्रेविटेशनल दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, अंधेला हो गया ना,
ग्रेविटेशनल सेपरेशन दिख रहा है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। इसको बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ हमारा लिए तो इंग्लिश ही आसान है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। बाकी हिंदी जब एक करके बताएंगे ना तो हम देख देख के लिखा देंगे। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको। एक और है, एक और क्या है? अरे हाथ से चुनकर, फटक कर, छान कर, ये सब है। ठीक है, हिंदी हम लिखा देंगे जखनी हम बताएंगे ना एक एक करके एक एक मेथड के बारे में, तो उस वक्त हिंदी लिखा देंगे सही से। हिंदी लिखे थोड़ा नहीं आता है तो दिक्कत हो गया। क्या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, दूसरा नंबर में ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा नंबर में मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। और ऐसे तो सिंपल बोले हैं कि छून कर बोल रहे हैं, चुन कर, फटक कर, हाथ से चुन कर, फटक कर, छान कर, ओस कर, वो एक एक्स्ट्रा विधि है। पहला मेथड क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, दूसरा में ग्रेविटेशनल सेपरेशन, तीसरा में, अरे हम तुम लोग को भी इंग्लिश में याद करवा देंगे। तो कंसंट्रेशन के 4 स्टेप है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड छोड़ने, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटेशनल, 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 मैग्नेटिक, 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 केमिकल, सबके पीछे लगा देना है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल। ऊपर वाले को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड या फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, पहला हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल सेपरेशन, तीसरा हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा हो गया केमिकल। हिंदी लिखा देंगे, जब हम एक करके पढ़ाएंगे तो हिंदी जरूर लिखेंगे, ऐसा थोड़ा हिंदी नहीं लिखेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। कई तरह के सेपरेशन हो गया? 4 तरह के। कौन कौन? फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। 4 तरह के सेपरेशन हो गया। फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। इसको का साधन कई तरह से किया जा सकता है, 4 तरह से। फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। और एक सबसे लास्ट में जाओगे ना तो प्यूरिफिकेशन होता है सबसे अंतिम में, उसको कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेपरेशन। अरे नहीं वैसा कुछ नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी में जाइएगा ना इलेक्ट्रिकल सेपरेशन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने लगते हैं ना तो उसको सेपरेशन नहीं बोला जाता, उसको प्यूरिफिकेशन बोला जाता है। उतना भी तह तक कभी नहीं जाना है, टाइम आएगा उसका तो बता देंगे। फिलहाल इसके आगे आप कल बताएंगे कि क्या होता है सबके बारे में। हाँ बाकी के लिए अब कल।